लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था बताओ। सेट स्टार्ट कर दिया था ना अपन ने। तो सेट में क्या क्या पढ़ लिया था बताओ, रिवाइज कर लो जल्दी से। सेट होता क्या है बता दिया मैंने। और फिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होता है और दूसरा रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। और कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है और इसके अवयवों को अपन स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर रिक्त समुच्चय कौन सा होता है वो देख लिया था अपन ने। एकल समुच्चय कौन सा होता है ये देख लिया था। और फिर फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट क्या था, जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो या परिमित हो तो परिमित समुच्चय हो जाता है। और अवयव की संख्या अपरिमित है या अनंत है तो वो क्या हो जाता है, अपरिमित समुच्चय हो जाता है। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको कि भाई आप पहचानना इनमें से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। हो गया कि क्वेश्चन करके आयो? थोड़े बहुत हुए। कितने दिए थे मैंने? 10-11 दिए थे शायद। तो कितने हो गए 10-11 में से? थोड़े बहुत का मतलब कितना समझूं? है चलो अभी पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर लास्ट में इन क्वेश्चन को करेंगे आज, है ना। जो भी 11 क्वेश्चन आपको दिए करके तो आयो ना। गलत सही वो तो बाद की बातें हैं, पहली बात तो ट्राई करके आना है। भले आपसे वो हो नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन ट्राई करे बिना वापस नहीं आना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में मैं करा दूंगा 11 क्वेश्चन की 11, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो आप इसमें आगे हेडिंग डालो। तो एकल समुच्चय बता दिया था शायद मैंने, है ना। अब आप एक बार बताओ, एक होता है कि दो समुच्चय हैं वो समान कब होते हैं? अवयवों की संख्या समान हो तो समान समुच्चय हो जाते हैं। तो कल लास्ट में अपन यही चर्चा कर रहे थे जहाँ तक मेरे को याद है। अगर अवयवों की संख्या समान होने से अवयव जो अपने पास समुच्चय समान थोड़ी हो जाते हैं। मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था आपको। मैंने कहा था जिसमें 1 2 3 और बी, मैंने एक एलिमेंट एक बी सेट ले लेता मैं, इसमें ए बी और सी। तो अवयवों की संख्या तो इसमें बराबर है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन ये बराबर है क्या सेट? इसका मतलब अवयव समान। तो इसका मतलब अवयव समान कैसे दिखाएंगे? तो ये सबसेट से दिखाया जाता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो उप समुच्चय। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो उप समुच्चय यानी सबसेट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें समुच्चय का उप समुच्चय। समुच्चय का उप समुच्चय। समुच्चय का उप समुच्चय। तो लिखें इसमें आप, लिखें समुच्चय ए, लिखें समुच्चय ए समुच्चय बी का, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि, यानी समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, समुच्चय बी में विद्यमान हो, समुच्चय बी में विद्यमान हो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? मतलब क्या है अपना डेफिनेशन क्या है, वो कह रहा है कि समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है। तो अगर कोई भी समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कब कहलाएगा? जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होना चाहिए। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होना चाहिए। तो समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय बन जाता है। तो आप इसमें लिखें आगे, तथा
इसे तथा इसे ए सबसेट ऑफ बी द्वारा दर्शाया जाता है। ए सबसेट ऑफ बी द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब यहां से ए बी का उपसमुच्चय कब है? ए जो है वो बी का उपसमुच्चय बनेगा कब? जब ए का हर अवयव किस में होना चाहिए? बी के अंदर होना चाहिए। अगर ए का हर अवयव किस में हो? बी में हो, तो जो ए है वो बी का क्या बन जाएगा? उपसमुच्चय बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने कल ध्यान दिया हो तो मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया था, प्राकृतिक संख्या ली थी अपन ने, याद होगा सबको, जिसमें कौन से एलिमेंट आए थे? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आए थे कि नहीं? और एक अपने पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लिया था जिसमें कौन से एलिमेंट आए थे बताओ? सर इसमें आया था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये आए थे कि नहीं आए थे? तो यहाँ जो मेरा z है, जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, वो यहाँ पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को क्या है? उपसमुच्चय है। क्योंकि देख लो आप कि जो नेचुरल नंबर यानी n में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे किस में है? सर वो z में है। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? उपसमुच्चय हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इस द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अब मैंने आपको लिखा कि जैसे मान लो कोई फाइनाइट का एग्जाम्पल दें, तो अगर मान लो मैंने कोई बी सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट हैं। एक मैंने सेट बनाया ए जिसमें मैंने एलिमेंट लिया 1 3, तो ये जो ए है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय है। लेकिन बी ए का उपसमुच्चय है क्या? बी ए का उपसमुच्चय है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके हर एलिमेंट है वो इसमें नहीं है सर। तो जब भी आपको सबसेट देखना है तो सीधी सी ध्यान रखना है कि अगर ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए का हर अवयव बी में विद्यमान होना चाहिए। बात समझ में आई? तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं सर? ए जो है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय है। ए जो है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय मतलब समझ में आ गया सबको? यानी ए का हर एलिमेंट है वो बी में अगर विद्यमान है तो ए बी का क्या बन जाएगा? उपसमुच्चय बन जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें भी ये दो टाइप के होते हैं उपसमुच्चय। जैसे मैंने कहा कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो यहां से ये इसका उपसमुच्चय हो गया, ये इसका उपसमुच्चय हो गया। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर यहां से अपन इसको ऐसे लिखें, अगर मैं कहूं कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसको मैं दो टाइप से लिख सकता हूं। क्या ध्यान देना, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए, और यहां से मैं इक्वल का साइन हटा दूं, यहां मैं ए का इक्वल का साइन हटा दिया और यहां मैं लिख देता हूं ए बराबर बी। इसका मतलब क्या है? यहां तो मैंने इक्वल का साइन हटा दिया और यहां मैंने केवल इक्वल का साइन रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? अब भी ए बी का उपसमुच्चय है, ए है वो बी का उपसमुच्चय है, और वहां भी ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट और उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर और उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? उचित और एक हाँ हाँ अधिसमुच्चय। हाँ बिल्कुल, एक अनुचित, एक उचित और एक अनुचित है। उचित बोलते हैं, प्रॉपर को बोलते हैं बेटा। लेकिन आप इसको मैथमेटिकली लिख के दिखा सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट, ये लिखवा दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं। पहले बताओ ये लिख लिया क्या सबने? एग्जाम्पल लिख लो पहले जल्दी से। हिंदी के वर्ड ध्यान रखना भाई, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो सारे ही। नहीं तो हिंदी में क्या कहते हो तो तुम्हें पता ही है, इंग्लिश में मैं बता दूंगा तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसको तो इंग्लिश में, वैसे भी एमएससी तो पढ़ोगे, एमएससी का जो पोर्शन है वो हिंदी में थोड़ी पढ़ाया जाएगा अब आपको, और हिंदी में मेरे लगता है समझ में भी नहीं आएगा हाँ तो मैं मैन तो देखो मैं बताऊं, आप किस में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वर्ड्स जो है ना वो इंग्लिश में याद रखा करो, आसान होते हैं। अभी अधिसमुच्चय तुम्हारे याद नहीं आएगा आधे दिन तो प्रॉपर इम्प्रॉपर सीधा सा आसान सा है, नहीं तो वर्ड तो याद रखने में कोई बुराई नहीं है, ये लिख लो। तो अब आप एक बात बताओ, ये चीज जो आपने लिखी है ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी ए जो है वो उचित समुच्चय है किसका?
उचित समुच्चय किसका? बी का। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ इसका बताओ? मान लो मैं कोई एक सेट दे देता हूं, एक उसका उपसमुच्चय दे देता हूं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इसका उचित उपसमुच्चय है या नहीं है? जैसे अभी मैंने एलिमेंट दिया था ना आपको, जैसे मान लो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, ए लिया था या बी लिया था, तो अब ये ए जो है वो बी का क्या है? अधिसमुच्चय कैसे हुआ? अधिसमुच्चय में तो बराबर होते हैं, अधिसमुच्चय में तो बराबर होते हैं। उचित है वो। उचित का मतलब क्या है भाई? बराबर है वो तो इधर आ जाएगा ना, तो बराबर तो है क्या उसमें बताओ? बराबर नहीं है बेटा, देखो इसमें, क्योंकि इसमें 1 और 3 है और इसमें 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब सर ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है, अधिक उपसमुच्चय नहीं है। अधिक उपसमुच्चय कब होता? जब जितने इसमें अवयव हैं उतने इसमें होते। भाई बराबर तो तभी होता ना। लेकिन मेरा कहना यही है कि भी आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये उचित है और ये नहीं है? बोलो। तो सामने लिखा हुआ है, बताओ तो सूर्य, कैसे पता चला तुम्हें? ये अवयव से पता चल रहा है? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि जो आपको पता चल रहा है आप उसको मैथ्स में बोलो। आपको क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि सर बी में एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या पता चल रहा है? बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा सर जो ए में नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? उचित। और ऐसा नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा? अधिसमुच्चय। तो मैथमेटिक्स में बोलना ही अपने लिए काम की चीजें आगे, क्योंकि जब बीएससी वाली किताबें पढ़ेंगे ना अपने, वहां ये चीजें काम बताएंगी। अपने 11 12 में कहीं काम नहीं आएंगी, वहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? भाई मैं, वो तो मेरे को पता है, आप देख के तो बता पा रहे हो, तुम्हें पता है कि इसमें एलिमेंट ज्यादा है इसमें कम है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बी में एक ज्यादा होगा, इससे कम से कम एक, कम से कम एक ज्यादा हो गया, इसका मतलब अपना काम हो गया। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बात समझ में आई क्या? तो आप इसको ऐसे बना लो, चार्ट बनाओ पहले, ए सबसेट ऑफ बी, फिर ये दो साइड बना लो इधर, इसको मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। इसको लिखो उचित उपसमुच्चय, इसको लिख लो यहाँ पे उचित उपसमुच्चय। ठीक है? और अगर कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो प्रॉपर सबसेट। लिख लो। लिख लिया? और इसको कहते हैं अनुचित उपसमुच्चय। ये कहते हैं क्या? ये होता है इम्प्रॉपर। हाँ भाई बोलो। अरे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों बोलो जल्दी से। है? अनुचित नहीं कहते क्या? बोलो। तो मैं तो इसमें डाउटफुल हूं, देख लेना। मेरे हिसाब से तो अनुचित भी कहते हैं इसको, या अधिसमुच्चय कहते हैं? अधिसमुच्चय कहते हैं क्या? चलो देख लेंगे। है? अधि पढ़ा है? कंफर्म? तो अधि लिख लो फिर, अधि कहते हैं तो। बाकी ये जरूर लिख लेना भाई, इम्प्रॉपर तो कहते हैं, है ना? बाकी आप देख लेना, डिसाइड कर लेना। चलो वो देख लेंगे। अब इनको जो मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे बताओ? आप उचित उपसमुच्चय कैसे पहचानोगे? देखो लिखना सीखो। देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या बताया था मैंने? देयर एग्जिस्ट। एक तो मैंने ये वर्ड बताया था बिलोंग्स टू, एक लिखा डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब बिलोंग का मतलब विद्यमान है, और इसका मतलब है विद्यमान नहीं है। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है?
कम से कम एक, मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा लेकिन मैथमेटिक्स में लिखना भी सीखो इनको साथ साथ में। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, अब आप b का दिखा रहे हो, b, कम से कम एक b में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किस में नहीं है, a में नहीं है, सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। बात समझ में आई क्या? यानी सर b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में विद्यमान नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि a जो है वो b का उचित उपसमुच्चय बन जाएगा। हिंदी में कैसे लिखोगे, हिंदी में कैसे लिखोगे इसको? तो लिख लो इसमें, यानी कि b में कम से कम एक अवयव विद्यमान हो जो a में विद्यमान ना हो। लिख लो, b में, समुच्चय b में कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो, कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो जो a में विद्यमान ना हो। ठीक है, ये बात लिख लो आप लोग। तो ये कहानी तो होगी उचित उपसमुच्चय की। किसकी कहानी होगी? उचित उपसमुच्चय। लेकिन मैन जो है ना वो यही है इसमें, बाकी का कोई मतलब नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है कि सर बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो क्या हो। यार अदिश समुच्चय तो सुपर सेट को नहीं कहते हैं क्या? है, सुपर सेट को कहते हैं। क्या बात करते हो, हमने तो ये पढ़ा है। कॉन्फिडेंस लेवल तो खतरनाक है तुम्हारा। लिखो इसमें यही, इसको अनुचित ही कहते हैं। वो सुपर सेट को कहा जाता है बेटा। जो आपने इस कंडीशन में लिखा है ना, तो जो बी है वो ए का क्या बन जाएगा? सुपर सेट बन जाएगा, अदिश समुच्चय बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, लिख लो। तो ये बात समझ में आएगी नहीं? बोलो, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा और ए बराबर बी का मतलब क्या हो जाएगा? तो अगर ए बी का सबसेट है तो सर उचित उपसमुच्चय हो जाएगा अगर यहाँ इक्वल का साइन हटा दोगे, और केवल इक्वल का साइन रखोगे तो हो जाएगा अनुचित उपसमुच्चय हो जाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको आप कैसे लिखोगे? क्या बोला बेटा, दोबारा बोल देखें, मतलब बता जो बोला तू। इसका उल्टा नहीं लिखना है तो वहां वो क्या कह रहा है उधर देख एक बार। वो कह रहा है बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। तो वहां देयर एग्जिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तो सारे उसमें होने चाहिए। हाँ, वो ये कह रहा है, देखो वो कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, किसमें आ जाने चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू ए में आने चाहिए। यानी बी में जितने भी अवयव हो किस में हो जाए? ए में हो जाए। या अपन यूं कहें कि सर बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो। इसको फॉर ऑल, हाँ ये वर्ड सीखो, काम आएंगे अपने। फॉर ऑल तो मैं नीचे लिख दिया ना, मतलब तो बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो, बी का प्रत्येक अवयव, और यहां लिख लो समुच्चय ए में विद्यमान हो, समुच्चय ए में विद्यमान हो। बात समझ में आएगी नहीं है? बोलो। तो ये होता है अपने पास एक तो उचित और एक अनुचित। और जो ये आपने अनुचित में लिखा है ना, तो इस केस में ये जो बी हो जाता है वो ए का सुपरसेट होता है, तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। ये बात भी अपन लिख सकते हैं उसमें, ठीक है ना? तो ये टेबल बना के लिख लो ताकि याद रह जाए, वरना याद नहीं रहती चीजें। तो यहाँ लिख लो समुच्चय बी को
अलग अलग पॉइंट बना के लिख लेना। समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यानी सुपर सेट। ये जो अधिसमुच्चय का मतलब क्या है बेटा? सुपर सेट। तो बी जो है वो ए का क्या बन जाएगा? सुपर सेट बन जाएगा इस केस में। ठीक है, तो कुल मिला के देख लो। अब समुच्चय कहानी, उप समुच्चय कहानी क्या क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक बार। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सर उप समुच्चय कहते किसे हैं। तो ए बी का उप समुच्चय कब बनेगा? जब ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो जाए। तो ए बी का क्या बन जाएगा? उप समुच्चय। और इसको दर्शाते कैसे हैं? ए सबसेट ऑफ बी। तो ए है वो बी का क्या है? उप समुच्चय है। फिर इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया, आप ये ध्यान रखें। अब देखो आपको पता चल गया होगा सर, यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एन है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा जेड के अंदर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? क्योंकि देख लो इसमें ऐसे खूब सारे एलिमेंट हैं जो इसमें तो हैं लेकिन उसमें नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? और यहां बात करें तो सर इसको भी आप ऐसे लिखने का तरीका ये भी सही है, ये भी लिख सकते हो। क्योंकि जब यहाँ ये दोनों चीजें आती है ना, तो इसमें कोई एक भी सही है तो वो चल जाता है। ये चीज ध्यान समझ में आ रही है कि इसका मतलब क्या होता है? ये जो कंटेंट होता है ना, तो उसमें इक्वल, ये दोनों का मतलब होता है या तो ये वाली बात सही है या फिर नीचे वाली बात सही है। तो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये हमेशा यूज नहीं कर सकते आप। मान लो कि इक्वल टू आ जाए तो फिर यहाँ पे फिर आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा दर्शाया जाता है तो अपन दोनों काम में ले लेते हैं यूं, ताकि आप डिसाइड कर लो कि भाई कंटेंट वाला सही है या इक्वल वाला सही है। तो इसका मतलब दोनों सही हो, दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ तो सही होंगे नहीं, ये तो आप भी जानते हो। तो इसलिए दर्शाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। लेकिन जब यहाँ केवल ये लिखा आता है ना, इसका मतलब होता है कि ये इसका क्या है? उचित उपसमुच्चय है। और जब ये लिखा आता है दोनों साथ में, इसका मतलब आप ये नहीं बता सकते ये उचित है या अनुचित है। ये ध्यान रखना है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और यहां अगर हम बात करें तो यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। ये भी सही है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है अपन को, इन बातों का याद रखेंगे। लिख लिया क्या? तो मेन चीज है ये ध्यान रख लो। तो अब सर इसमें आपने ए सबसेट ऑफ बी का मतलब एक तो बताया उचित उपसमुच्चय, एक बताया आपने अनुचित उपसमुच्चय। उचित का मतलब होता है कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो ए में विद्यमान नहीं है, और वहां बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास दर्शाने का तरीका, इसमें बराबर का साइन आता है और यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी का साइन आता है। ये लिख लो, आप लोग लिख लो इसको। तो उपसमुच्चय की कहानी समझ में आ गई क्या? अधिसमुच्चय का मतलब ये होता है बेटा, जैसे मैंने अभी लिखा ना, ये रहा ये वाला। तो ये जो अपने पास पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो होता है, वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का अधिस उपसमुच्चय होता है। बात समझ में आई क्या? अधिसमुच्चय का मतलब होता है सुपर सेट। अरे जब ये इसका क्या है, ये इसका क्या है? उचित है ना। तो जब उचित होता है ना, तो वो जो बड़े वाला होता है उसको अधि समुच्चय कहा जाता है। ऐसे याद रख लो, सुपर सेट कहा जाता है। ये जो बड़े वाला होता है वो इस छोटे वाले का क्या हो जाता है? सुपर सेट हो जाता है। सुपर मतलब अब नाम से सीखो ना, सुपर मतलब बड़ा होगा। तो इसका मतलब अब बराबर वाले में तो आप बड़ा बता नहीं सकते, क्योंकि बराबर वाले में तो दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जब भी ये इसका क्या है? उचित उपसमुच्चय है, तो इस बड़े वाले सेट को हमेशा क्या कहा जाता है? सुपर सेट कहा जाता है, अधिसमुच्चय कहा जाता है। तो ये इसका नामकरण है। तो कहीं ऐसा लिखा आ जाए मान लो, तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। बात समझ आएगी ना? तो ये कहानी कब आएगी? जब आप उचित उपसमुच्चय लिख रहे हो तब। तब नहीं कह सकते। बराबर वाले में तो वो फिर सुपर कहाँ हुआ?
बराबर वाले में सुपर कहाँ हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने ग्रुप थ्योरी में काम आएंगी ये सारी चीजें। आपने सुना हो सब ग्रुप का नाम, सुना हुआ है? उपसमूह का नाम सुना होगा ना। तो उपसमूह में भी यही कहानी चलती है कि प्रॉपर उपसमूह कब होगा और इम्प्रॉपर कब होगा, यानी उचित उपसमूह और एक अनुचित उपसमूह। तो वहां ये सारी चीज मैं दोबारा काम में लूंगा, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। इसलिए नहीं बता रहा हूं कि भाई एग्जाम में यहां से आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये अपने आगे बहुत काम आएगा, इसलिए। हाँ, अधिसमुच्चय बता दिया नहीं, बड़ा वाला ही है ये वाला। हाँ, जब उचित के लिए लिखोगे तभी तो इस साइन क्या होता है, इसमें बड़े वाले समुच्चय का नाम होता है बेटा। ये साइन क्या होता है? कंफ्यूज हो कहाँ जाते हो, मेरे ये समझ में नहीं आता है। मैंने ये कह दिया कि एक बड़ा समुच्चय है, छोटा समुच्चय है, तो बड़े वाले का नाम दे दिया उसने, तो किसी का नामकरण करना कोई गलत बात है क्या? आप घर में दो भाई हो, बड़ा भाई है, उसका कुछ नाम रख रखा है, तो उसमें क्या गुनाह कर दिया? बस वो वाली कहानी है। लेकिन यहां जब बराबर वाली साइन आती है तो यहां तो बड़ा नहीं हुआ ना कोई, ये तो बराबर है, तो बराबर वाले में सुपर किसी को नहीं कह सकते अपन। लेकिन जब ये पता है कि भाई ये छोटा है इससे, तो इसका मतलब ये सुपर नहीं है क्या, बड़ा तो है ही। तो जो बड़े वाला बता दिया जाए ये बड़ा है, उसका मतलब वो सुपर है उसका। ठीक है, तो ये नाम है, इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें दिमाग कहीं नहीं लगाने वाला कुछ भी। यानी इसका नामकरण ये किया गया है, इसको क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये लिख लिया इधर, इधर ये कहानी लिख लो। तो अगर आपको कोई कह दे कि आपके पास किसी समुच्चय के पास n अवयव है, तो आप उसके कुल कितने उपसमुच्चय बना सकते हो? मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में। अगर आपसे कहा जाए कि इफ, यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं, समझना, यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं, तो समुच्चय ए के कुल कितने उपसमुच्चय होंगे? तो समुच्चय ए के कुल कितने उपसमुच्चय होंगे, बताओ। कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आएगा आपके? वो आपसे ये कह रहा है कि ए में n अवयव हैं, तो आप उसके कितने उपसमुच्चय बना सकते हो? 2 की पावर n -1। कैसे आए 2 की पावर n है? n-1 कैसे आए? हाँ, तो n में कितने होंगे? n में कितने होंगे? आपने n अवयव ले रखे हैं, तो आपने कहा 2 की पावर n होते हैं, कैसे? हाँ, 2 की पावर n-1 कैसे होते हैं वो बता दो। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। और इस पे, इस टाइप पे कई क्वेश्चन आते हैं, इसको सीरियसली लेना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले, बाद में आते हैं अपन इस पे। मैं आपसे ये कहूँ कि एक कोई भी मैंने समुच्चय ले लिया, उसमें 3 अवयव हैं, एक 1 लिया, 2 लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है इसके कितने उपसमुच्चय हैं। काउंट करना है, बनाओ।
बनाओ भाई। 7 है। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, आपने एक रिक्त समुच्चय पढ़ा था, समुच्चय पढ़ा था ना, 5 एम्प्टी सेट। तो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये बात पता है कि नहीं? नहीं पता है तो पहले नोट लगा के लिख लो इसको। अगर नहीं पता है तो ये नोट लगने के बाद लिख लो, रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में? क्या ध्यान रखना है कि जो एम्प्टी सेट होता है यानी कि रिक्त समुच्चय होता है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है। और क्यों नहीं होगा बताओ, अब कैसे होता है कोई पूछे तो? हैं भाई, आपसे कोई पूछ लेगी बताओ कैसे होता है, अब आप डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन लगाओ ना। डेफिनेशन क्या होती है भाई? आप एक बात बताओ ये पूछा जाता है, ध्यान रखना इंटरव्यू में। आपने भाई, सबको पता होता है ये बात, सबको पता है कि सर रिक्त समुच्चय होता है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मान लो किसी ने कहा कि बताओ कैसे भाई, तो आप ये कहो कि भाई सर उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है? उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है? ए बी का उपसमुच्चय कब होता है? जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। और कोई कहते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय कब नहीं होता? बोलो। हाँ, ये बात तो मैंने पूछी नहीं आप लोगों से भाई, आपसे कोई कह दे कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, कैसे बताओगे आप कि सर ए में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है? तब आप कहते हो कि उपसमुच्चय नहीं होगा। बात सही है? हाँ या ना बोलो। अब आपको कहा कि भाई जो आपने एम्प्टी सेट लिया है रिक्त समुच्चय, अगर मान लो कि वो उसका उपसमुच्चय नहीं है, मान लेते हैं उपसमुच्चय नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय कब नहीं होगा सेट का? जब इधर एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो उसमें नहीं है। तो इधर है क्या ऐसा अवयव जो उसमें नहीं है? बात समझ में आएगी आपको? भाई, बताने का एक तरीका होता है किसी भी चीज को, ऐसे नहीं कि यार सर होगा देख लो चाहे आप बात समझ में आ रही है क्या? कभी भी कोई भी चीज का मतलब होता है, ऐसे नहीं है कि होगा देख लो आप। नहीं, आपसे पूछा जाए भाई कोई भी से, आपका ये बात तो समझ में आ गई क्या? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, मतलब कब नहीं होगा? कि सर ए में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है। सहमत हो इस बात से? इसका मतलब सर आपने लिया एम्प्टी सेट, और अगर ये उपसमुच्चय नहीं होगा किसका, मान लो किसी भी सेट बी का, तो इसमें एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो इसमें नहीं हो, तभी तो नहीं होगा ना। अगर ये ऐसा नहीं होने का मतलब होगा कि सर यहां कोई अवयव ऐसा जरूर मिलेगा जो इसमें नहीं है, लेकिन सर यहां तो ऐसा कोई अवयव विद्यमान ही नहीं है जो उधर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाता है? उपसमुच्चय हो जाता है। तो बताने का तरीका ये रहता है, ध्यान रखना। लेकिन ये चीजें एग्जाम में काम नहीं आती है, ये जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तब सबसे ज्यादा काम आती हैं चीजें, वहां यही पूछी जाती हैं आपसे, और फिर आपको वहां बताने भी नहीं देते हैं वो लोग, इतना कंफ्यूज करते हैं तुम खुद ही कह दोगे बाद में सर होता है कि नहीं होता है पता नहीं जबकि 100% आपको कंफर्म होता है कि ये इसका उपसमुच्चय होता है, लेकिन आप किसी को बताओगे कैसे? ये इंपॉर्टेंट होती है मेन बात। आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? तो बोलने का तरीका सीधा सा है कि सर अगर ये इसका उपसमुच्चय नहीं होता, तो कब नहीं होता? जब इधर एक अवयव होता जो उसमें नहीं है, लेकिन ऐसा अवयव यहां नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये उसका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये बात अगर नहीं पता आप लोगों को तो ये बात तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने काम आएगी बात, तो क्योंकि ये बात अपने काम आएगी कि अगर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे इसका मतलब? कि सर ए में कम से कम एक अवयव ऐसा है, विद्यमान है, जो बी में विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स कैसे लिख दूं?
मतलब कैसे लिखूं मैथमेटिक्स में? मैंने बोला अभी ए में कम से कम ऐसा अवयव विद्यमान है जो बी में नहीं है। हाँ हाँ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हाँ, ऐसे लिखना सीखो इनको। अब ये लैंग्वेज में मत बोला करो, वो ज्यादा काम की चीजें नहीं है अपने लिए। अगर आप मैथ्स में पकड़ बनाना चाहते हो तो मैथ्स की लैंग्वेज सीख लो, क्योंकि ये तो सब जगह लिखी मिल जाएंगी चीजें तो। लेकिन बात मैंने ये सीखना, तो ये मैथमेटिक्स में ऐसे बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं से सोल्व होते हैं। आप चाहे कुछ भी बोलते रहो, क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से सोल्व होते हैं हमेशा, और तभी डर निकलता है क्वेश्चन का। वरना कई बार होता है कि अपन थ्योरी तो सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन अपन उनका मीनिंग लिखना नहीं सीखते हैं, तो अपन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है वहाँ पे। भले अपने कितना अच्छा पढ़ लिया वो बात अलग हो। बात समझ में आई? लेकिन अपना अब चलो एक बात ये समझ में आ गई, और एक ये समझ में आ गया कि सर जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ये बात भी सही है, ये बात भी अपन ने लिख ली। ठीक है। अच्छा, अब मैं एग्जांपल ये दे रहा था आपको कि मैंने एक अवयव जो सेट लिया है समुच्चय जिसमें 3 अवयव है। ठीक है। अब मेरे को इसके सबसेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इसके सबसेट बनाने हैं। तो कैसे बनाएं बताओ? सर एक तो सबसे पहले हो जाएगा एम्प्टी यानी 5। ठीक है। एक हो जाएगा सर इसमें 1, एक हो जाएगा सर इसमें 2, एक हो जाए इसमें 3, एक हो जाएगा सर इसमें 1 2, एक हो जाएगा 1 3, और एक हो जाएगा सर 2 3। तो दो दो के बना लिए, और एक सर वो खुद हो जाएगा 1 2 3। तो खुद खुद का भी तो उपसमुच्चय होता है। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। तो 2 की पावर n-1 तो नहीं होंगे। अब 2 की पावर n कैसे हुए? ये तो मैंने 3 लिए हैं, मान लो n ले ली, तो बना लोगे क्या बैठ के? लेकिन आपने जब बनाए तो आप दिमाग भी तो लगाओ, इसमें क्या किया आपने? सोचो, आपके पास 3 अवयव थे, आपने सबसे पहले कौन सा उठाया जिसमें एक भी अवयव ना आए? मतलब आपने 3C0 उठाया। एनसीआर पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत? क्या था? n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन। पढ़ा हुआ है ना सबका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। लेकिन चलो वो तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज काम आती है, एनसीआर। तो हमने पहले क्या किया कि भाई 3 थे, 3 में से सर वो चूज करे जिसमें एक भी नहीं है, मतलब 3C0। एक भी चूज नहीं किया। फिर सर वो चूज किए जो एक है, तो 3C1। फिर वो चूज किए जो 2 है, 3C2। और फिर वो चूज किए जिसमें 3 है, 3C3। उनको जोड़ दिया, और वो देख लो 8 आएगा। देख लो चाहे आप। आपने करा 3C0, एक भी अवयव चूज नहीं हुआ। ये कौन सा है? ये वाला एम्प्टी जो आता है, ये ऐसे ही आएगा क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं आता है। ठीक है। फिर आपने चूज किया सर 3 में से एक एक उठाए अपन ने। फिर अपन ने क्या किया? 3 में से दो दो उठाए, और फिर हमने 3 में से 3 3 उठा लिए। एनसीआर सोल्व कैसे होता है जानते हो सारे? कैसे सोल्व होता है? नहीं जानते हो तो फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग। कैसे होता है बताओ? सर एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल और अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर आपको ध्यान हो तो ये बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। एक ही बात होता है दोनों का मतलब, क्योंकि ये सूत्र लगाओगे ना तो इसी का भी यही आ जाएगा। लगा के देख लो आप, लगाओ देखें। एन फैक्टोरियल अपॉन, ये जो होता है इसका फैक्टोरियल लेना है अपन को, तो क्या आएगा? एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें से ये घटाना है, तो घटाओगे तो क्या बचेगा? आर फैक्टोरियल। इसका मतलब बात एक ही है सर, इसका मतलब इनका मतलब एक ही है। ये बात अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अपने काम आएगी तो आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है अगर नहीं पता है तो वो भी लिख लो। फिर एग्जाम्पल देता हूं मैं, वो लिखो आप करो। और ये तो लिख लेना, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का जो चयन करने का तरीका होता है।
ठीक है। ये मतलब जानते हो ना सारे? नहीं जानते हो तो लिख लेना। दी गई n वस्तुओं में से r वस्तुओं को या r वस्तुओं का चयन करने के कुल तरीके दी गई। लिख रहे हो क्या? ये जानते हो? लिखवा दें? लिख लो। दी गई n वस्तुओं में से r वस्तुओं को r वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके। चयन करने कुल तरीके। दी गई n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके कितने होते हैं? NCR होते हैं। लेकिन मेन चीज़ है, कई बार ये काम आ जाता है NCR और NCN माइनस R बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, लिख लो। तो सर यहाँ तो अपना काम हो गया। अब 3C0 का मान कितना होता है बोलो? इसका मान कितना होता है? 1। 3C1 का मान कितना होता है? 3। अरे वो लगा लो, NCR लगाना है तो 3 हो जाएगा। प्लस 3C2 का मान कितना होता है? ऊपर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अपने पास 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा इसका भी, तो ये भी 3 हो जाएगा। और 3C3 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 6 2 8 हो जाएंगे, तो ये भी 8 हो जाएंगे। और यहाँ इसका मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ तो अपन ने 3 अवयव लिए, अब अपन क्या ले लेते हैं? n अवयव ले लेते हैं। अपना क्वेश्चन तो n के लिए है ना। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि भाई 3 हो तो कैसे निकालते हैं आप। तो n के लिए कैसे निकालेंगे बताओ? फॉर्मूला बना सकते हो आप? कैसे बनाओगे? n के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, बताओ कैसे बने? तो लिखो आप इसमें। अब आपको ये पता चल गया कि कुल कितनी उसमें अपने अवयव लिए? n लिए हैं। तो जब आपको कुल उपसमुच्चय उसके निकालने हैं, जब कुल उपसमुच्चय निकालने हैं और अवयव कितने लिए आपने? n लिए। तो सर पहले तो n में से ऐसा चूज करें जिसमें एक भी अवयव नहीं आए। ये कौन सा होता है? हमेशा एम्प्टी वाला। फिर सर चूज करेंगे अपने पास से जब एक एक अवयव उठाते हैं। फिर चूज करेंगे जब अपन दो दो अवयव उठाते हैं, एंड सो ऑन। फिर लास्ट में चूज करेंगे जब अपन n एक साथ उठा लेते हैं। तो इसका जो मान आएगा वो अपने पास कुल उपसमुच्चय बनेंगे। ये हमें ध्यान पड़ गया। कुल उपसमुच्चय कैसे बनाओगे? इसका जो मान आएगा वो कुल उपसमुच्चय हो जाएगा। तो आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है क्या? द्विपद प्रमेय का प्रसार पढ़ा हुआ है? बताओ देखें। 1 + x⁴n को क्या लिखते हैं? बताओ, याद करो। अगर ये पढ़ा हुआ है तब तो काम आ जाएगा यहाँ पे। है? बताओ कैसे आता है? जैसे आता है वैसे लिख देंगे। बताओ। उसी से आता है ये। उसमें x = 1 रख दो, अपना आंसर आ जाता है। बोलो। NC क्या आता है? बोलो। हाँ, NC0 x⁴n। फिर अच्छा, फिर बोलो। अब तो 1 + x स्क्वायर कैसे लिखते हो?
बताओ। हाँ मनोज कुमार बोल। 1 + x⁻³ 1 + x⁻² कैसे लिखते हो प्रसार? नहीं बोलोगे? हाँ, nc0 x⁻n प्लस nc1 x⁻n−1 प्लस nc2 x⁻n−2 एंड सो ऑन ncn चलता है। इसमें कहाँ आ आता है? वो तो बीच में कितने पद लो, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें तो n तक जाना होगा लास्ट में। हाँ, वो 1 हो जाता है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जब, क्योंकि देखो हमें इससे मतलब नहीं था, लेकिन हमारा काम तो है कि सर अपने कुल उपसमुच्चय निकालने, अगर n अवयव है तो हमें तो इसका मान निकालना है। इसका मान जितना आएगा उतने उपसमुच्चय आ जाएंगे, बात ही खत्म हो गई। अब आपने जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है, इसमें आप x बराबर 1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? x बराबर 1 पुट कर दो। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे आप x बराबर 1, तो क्या आएगा बता दो आप खुद ही। x बराबर 1 दोनों तरफ पुट कर दो इसमें, इधर क्या आ जाएगा सर 2 की पावर n, और उधर क्या बचेगा बताओ? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 और क्या बचेगा? ncn। इसी का मान की जरूरत नहीं थी क्या आपको? देखो ऊपर, तो इसका मतलब ये मान किसके बराबर है यहाँ से? 2 की पावर n। इसीलिए कुल उपसमुच्चय कितने बनते हैं? हमेशा 2 की पावर n बनते हैं। और जो आप कह रहे थे 2 की पावर n-1, तो वो होते हैं उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। अब आप मेरे को ये बता दो, उचित में से कौन सा हटता है? भाई कैसे हटता है बेटा? खुद हटता है। तो कौन सा हटेगा आप में इसमें से बताओ देखें। ये वाला हटता है। ये भी गड़बड़ होती है, ध्यान रखना, क्योंकि हटाना तो एक है तो आंसर तो 2 की पावर n-1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? आपने ये जो अपने पास है, ये तो कुल उपसमुच्चय निकाल लिए, और ये कितने आएंगे? 2 की पावर n आएंगे हमेशा। और कैसे आए आपने देख भी लिया। अब आप ये बताओ, इसमें जब आप उचित उपसमुच्चय निकालते हैं ना, तो एक हटेगा वो अलग बात है, लेकिन वो ये हटता है, यानी खुद हटता है। क्योंकि उपसमुच्चय में खुद भी तो काउंट हो गया भाई, खुद भी काउंट हो गया। क्योंकि आप देखो इधर, आप खुद ही देखो इसमें, ये देखो ये रहा, इसमें देखो ये अपन ने ए सेट क्या लिया था? 1 2 3 लिया था, लेकिन जब आपने इसके उपसमुच्चय लिखे तो ये भी तो आया था, ये रहा। तो आपने ये नहीं लेते उसमें, तो हटता है वो, 5 वाला नहीं हटता है बेटा, ध्यान रखना, वो खुद हटता है। जब आप उचित बनाते हैं उस केस में ये खुद वाला हटता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बात समझ में आई ना? तो अब आप ये लिख सकते हैं, तो ये पहले लिख लो, कहां तक लिख लिया बताओ? ये लिख लिया गया? कौन सा बड़ा? ये? तो ये बनाओ, लिखना प्रॉपर है भाई, लिखने बिना तो फिर मतलब ही क्या है। लिख लो आराम से। आज अपन उपसमुच्चय पे क्वेश्चन करेंगे 7 8। अभी आपका दिमाग चेक करेंगे। समझ में नहीं आए कोई चीज पूछ लेना भाई, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ से कि सर अगर n अवयव है तो उसके कुल उपसमुच्चय हैं वो 2 की पावर n बना सकते हो आप। तो ये ध्यान रखना, ये लिख लिया हो तो बता दो, मैं आगे निकाल देता हूँ उसको। लिख लिया सबने ये? और पता है देखो एक चीज ये भी ध्यान रखना, कई बार इसके जो नोटेशन है ये यूज करता है भाई, एन और आर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ही एनसीआर ही होता है, ये लिख के दे सकता है, ध्यान रखना। मतलब ये मतलब एनसीआर को ऐसे भी लिख सकता है वो, और कई बार ऐसे लिखा जाता है सी और फिर एन को आर, तो इन तीनों का एक ही मतलब होता है। चाहे एन को यहाँ एन आर लिख दे, चाहे सी फिर एन को आर लिख दे, चाहे एन सी आर लिख दे, तीनों का एक ही मतलब होता है। तो ये ध्यान रखना। वो लिख लिया था क्या? अब ये लिख लो, लिख लिया बेटा? हाँ ये लिख लो। समझ में आ गया? नहीं आया? अब आप एक बात बताओ, इसमें जो हमने x बराबर 1 पुट किया है, तो लिख लो पहले। जमा दिया काम? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे अपन ने इस बाइनोमियल में x बराबर 1 रख दिया, अगर मैं x बराबर -1 रख दूं तो क्या आएगा बताओ भाई? यहाँ -1 भी तो रख सकते हैं, पर क्या आएगा बोलो? ये लिख लिया पहले, बताओ। तो पहले तो ये लिख लो, पहले लिखा देता हूं कि यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं तो ए के कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो ए के कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या बराबर कितनी होगी बताओ? अभी आपने कहा 2 की पावर n-1। अब कैसे होती है देख लो आप। अभी अपन ने निकाला था सर, टोटल आते हैं NC0। टोटल उपसमुच्चय कैसे निकालते हो? NC0, फिर निकालते हैं सर NC1, फिर निकालते हैं अपन NC2, और लास्ट में अपन लिखते हैं NCn-1, फिर NCn, और बराबर ये आता है 2 की पावर n। ठीक है? अब उचित की बात करोगे तो कौन सा हटेगा? ये वाला हटता है। तो इसका मतलब ये किसकी संख्या आ जाएगी? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस, और ये NCn-1, और ये बराबर आता है 2 की पावर n माइनस NCn, और ये कितना आ जाता है? 2 की पावर n-1। तो मतलब ये NCn वाला हटता है, इसमें ध्यान रखना। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, कई बार क्या इसका मान पूछ लेता है। इसका मान पूछने का मतलब एक ही है, उचित उपसमुच्चय पूछे उसने। इसका मान पूछने का मतलब क्या है? कुल उचित उपसमुच्चय कितने हैं वो तो हैं, तो उसमें फाई नहीं हटता है, वो खुद हटता है।
ठीक है, देख लो। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो अपन ने लिखा था ना, आप इसको समीकरण 1 दे दो, इसको तो आप दे दो समीकरण 1, तो इसको दे दो। अच्छा यहाँ पे है क्या ये? इसको आप दे दो समीकरण 1, ठीक है। जो बाइनोमियल वाला लिखा था ना आपने, इसको आप समीकरण 1 दे दो, और जो आपने टू की पावर n वाला लिखा था, इसको समीकरण 2 दे दो। जब आप x बराबर 1 पुट किया था ना आपने, इसको आप समीकरण 2 दे दो और इसको समीकरण 1 दे दो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ समीकरण 1 में x बराबर -1 रख दो आप, क्या आएगा बोलो? मैंने क्या कहा? समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर क्या आएगा बताओ? इधर तो जीरो हो जाएगा एक साइड, तो x बराबर -1 रखो, एक साइड तो जीरो हो जाएगा, इधर जीरो आएगा, इधर क्या आएगा बोलो? इधर आएगा सर NC0, फिर क्या आएगा? अब वो डिपेंड करेगा कि सर यहाँ पे n को ओड ले रहे हो या इवन ले रहे हो, वरना हो सकता है माइनस से भी स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए अपन इसको NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 इस टाइप से चलेगा, ठीक है। और मैं लास्ट में लिख देता हूँ -1 की पावर n इंटू NCn लिख देते हैं, इससे एडजस्ट हो जाएगा जो भी साइन आएगा। भाई यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस प्लस वो तो चलता रहेगा। वो डिपेंड करेगा सर n क्या आ रहा है, किस पे डिपेंड करेगा? n क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है वो, तो लिख लो आप इस बात को। आगे बात समझ में? n ओड आएगा, n इवन आएगा, उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। लेकिन अगर मान लो इसको मैं समीकरण नंबर नाम दे देता हूँ 3, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 2 और 3 को अगर जोड़ दें तो क्या आएगा? अगर समीकरण 2 और 3 को अगर अपन जोड़ें तो क्या आएगा बोलो? हाँ, अगर 2 और 3 को जोड़ें क्या आएगा बोलो? हम्म, टू की पावर एनी साइड से आएगा, एक साइड से बराबर क्या आएगा बोलो? 2NC0 2NC2 2NC4, मतलब क्या आएगा? एंड यहाँ से अपन, अब इसमें वही बात है, लास्ट टर्म आप नहीं लिख पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता है कि n ओड है या इवन है। मैं फिर कह रहा हूँ ओड इवन पे डिपेंड करेगा, ये बात समझ में आ रही है ना? ओड और इवन पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको लिख के देगा वो ओड है या इवन है, वरना तो कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। तो सर अगर ऐसा है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन। इसका मान क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, और इस 2 को उधर भेज दो आप, इस पूरे में से 2 कॉमन आएगा, इस 2 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा बताओ? सर ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस, ये आ जाएगा 2 की पावर n बटे 2 आएगा, तो 2 को ऊपर ले आओ, तो 2 की पावर -1 यानी 2 की पावर n-1 बन जाएगा। तो कई बार क्या इसका मान पूछ लिया जाता है कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 का मान क्या आएगा, तो वो आ जाता है 2 की पावर n-1। और अगर मैं 2 में से 3 को घटा दूं तो अगर 2 में से 3 को घटा दे तो मतलब ओड वाले आ जाएंगे। भाई ये कौन से सबसेट बन रहे हैं इसमें? जो सम संख्या रखते हैं। ये कौन से उपसमुच्चय बन रहे हैं उसके? जो सम संख्या रखते हैं, जिसमें 0 हो, मतलब एक भी नहीं हो तो 0 वाला, फिर 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, तो ये वाले बनते हैं 2 की पावर n-1। और जब 2 में से 3 को घटा दोगे आप तो क्या आ जाएगा? तो 2 में से 3 को अगर घटा दें, 2 माइनस 3, पहले लिख लो इसको जल्दी से। तो ये मान क्या है कि कई बार सीधे सीधे पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखे आप लोग।
लिखा सबने? 2 - 3 करो, क्या आएगा बताओ? अब सर इवन वाले हैं वो कट जाएंगे, इवन वाले कट जाएंगे, है ना? और उधर 2 की पावर n ही रहेगा, 2 की पावर n ही रहेगा, तो 2 की पावर n रहेगा, और इधर अब जुड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या आएगा? 2n और +2nc3 और फिर 2nc5 एंड सो ऑन। तो वही बात है, तो सर यहाँ nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, इनका मान क्या आएगा? वही 2 की पावर n - 1 आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा n क्या है, ये ध्यान रखेंगे। मैंने लास्ट टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं कहीं भी, वो डिपेंड करेगा n ओड या इवन पे, अपन अपनी मर्जी से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, पूछा जाता है कई बार। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप बताओ तो। पूछा जाए, एक क्वेश्चन लिखो और आंसर बताओ आप लोग। यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं, यानी 10 अवयव हैं, तो लिखें यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं, यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं, तो यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं, तो उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें, उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 5 से ज्यादा अवयव विद्यमान हो। यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं, तो उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें, उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें जिनमें अवयवों की संख्या 5 से ज्यादा हो। करो देख, मनोज करेगा भाई। दो सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है।
लगा दिया सबने दिमाग ज़्यादा। ज़्यादा नहीं लगाना है, आप दिमाग बचा के रखो, अपने बीएससी पढ़ेंगे तब खूब काम आएगा। 11th-12th में दिमाग की जरूरत ही नहीं है। अभी आप एक बात बताओ, आपने सबने ये दिमाग लगाया कि सर NC0, NC1 और NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस NC6 से लेकर सर NC10 तक, तो n का मान आपने 10 रखा होगा, तो इसका 10 ही रख दो फिर। 10 दिया है क्या? 10 दिया है क्या? तो फिर 10 ही रख लो। तो आपने 10C0 लिखा होगा, 10C1, 10C2, चलो समझा देता हूँ अच्छे से, ध्यान रखेंगे, 10C3 और 10C4, 10C5 प्लस 10C6 और यहाँ तक चलेगा 10C10। ठीक है, ये तो कुल होते हैं। ये तो 10 अवयव अगर हैं किसी समुच्चय में तो उसके कुल उपसमुच्चय ये होते हैं, और इसका मान अपन ने लिखा था 2 की पावर 10 होता है। बताओ आया ना? अब आपने कहा कि सर इनका मान निकालना है, नहीं क्या? इन्हीं का तो निकालना है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये बराबर है। मैंने बताया नहीं था तुम्हें कुछ? मैंने बताया था NCR और NCN-R ये बराबर होते हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है? उल्टा कर दिया। ये लास्ट वाले के बराबर है, ये उसके बराबर है, और अगर आप ध्यान दो तो ये बराबर है। क्या हो रहा है इसमें? अच्छा सर, ये दोनों बराबर हैं, और ये बराबर है इससे पहले वाले के। इसका मतलब जिनका अपन को मान निकालना है उनका दुगुना इधर है, नहीं है क्या? अरे दो गुना ही तो हो गए भाई। यहां से जो लिखूं मैं 10C6 लिख दूं, ये बताओ बराबर नहीं है 10C4 के? बताओ। हाँ मनोज, बराबर है। इसका मतलब सर ये मान और ये मान बराबर है। और सर 10C7 और 10C3 बराबर नहीं है क्या? और 10C8 10C2 के बराबर है। 10C9 है वो किसके बराबर है? 10C1 के बराबर है। और 10C10 है वो 10C0 के बराबर है। इसका मतलब जो मान आपको निकालना था, तो सर यहां से फिर तो कितना बच गया? ये मान आ गया सर 2 इंटू 10C6 प्लस 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 और 10C10। इसी आपको तो ये मान निकालना था। अरे 5 से ज्यादा मतलब 6 और से लेके 10 तक के, और ये दुगुने हो गए, लेकिन एक अवयव अभी बचा हुआ है 10C5। इसका मतलब सर आप इधर इसके पास 2 की पावर यहाँ पे 10 और माइनस कितना आएगा 10C5। समझ में आ रही क्या बात है? और बटे 2 का भाग देना पड़ेगा आपको। ये टोटल उपसमुच्चय आएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? भाई आपको कौन से निकालने हैं? आपको तो ये निकालने हैं। ये तो समझ में आ गया ना? आपको कौन से निकालने हैं? जो मान 5 से बड़ा मतलब 6, 7, 8 रखने वाले। तो सर ये जितने ये रखे हैं इतने अपने पास दुगुने रखे हुए हैं, तो उनको अपन ने डबल कर दिया। तो अब अपने पास 2 की पावर 10 तो टोटल है, और माइनस कौन सा किया मैंने? ये टर्म, तो ये मैंने उधर भेज दिया। तो कितना हो गया? अगर उधर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर लिख देता हूं मैं। तो यहां से हो जाएगा सर, ये लिखा आपने 2 की पावर 10 माइनस 10C5। और अगर आपको निकालने तो ये तो 2 का भाग दे दो इधर। तो अपना जो पूछा गया था वो मान क्या आएगा बोलो? सर 2 की पावर 10 माइनस 10C5 और बटे 2, ये मान आएगा। लिख लो इसको। और मैंने बताया भी था तुम्हें कि ये काम में ले लेना, NCR बराबर NCN-R। क्यों मनोज? अब जो भी आएगा वो देख ले बेटा। तो मेरे पास आंसर लिखा हुआ नहीं है। तो कर लो हले। तो 10C5 का मान कैसे निकालते हैं? 10C5 का मान, हाँ, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ये आएगा क्या?
हाँ, तो ये 5 फैक्टोरियल तो ऊपर वाला गया, तो इसका मतलब ऊपर बचा 10, 9, 8, 7, 6, ये तो बचा। और यहाँ 5, 4, 3, 2, 1, 3 दूनी 6 गया, और 5 चौक 20 गया, तो 10 गया, और ये 4 कितना हो गया, 9 चौक 36, और 36 को गुणा कर ले 7 से, ये आएगा है 252 आ रहेगी, तो -252/2 कर लेना। अरे इसी के पदों में देगा आंसर, पूरा थोड़ी सोल्व करवाएगा। अरे तो ये दुगुने हो गए ना बेटा, मैंने क्या कहा अभी, ये वाला मान है वो किसके बराबर है, किसके 4 के। अरे ये रहा tan c4, ऐसे हवा में क्यों 3 मार रहा है, देख उधर रहा है, लिखा इधर है तो tan c4 किसके बराबर है, तो बराबर है, वो जुड़ेंगे नहीं क्या, तो 2 गुना नहीं हो गए कि सारे, तभी तो ये बचा ना बेटा। लिखे हुए तो सारे ही हैं इसमें, लेकिन ये डबल डबल आ रहे हैं सारे, तो 5 से बड़े निकाले अपन ने। ये बराबरी हैं, मैंने क्या लिखवाया था, NCR बराबर होता है NCN-R की, इसका मतलब 10C6 जो निकाल ले हो ना आप, वही मान होता है 10C4 का, मान बराबर होता है दोनों का, नहीं होता क्या। हाँ तो जोड़ेंगे ना, दोनों सेम ही चीज लिखी हुई 2 बार है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि सर पहले मैं इनको सोल्व करूंगा और इनको सोल्व करके फिर मैं घटाऊंगा, काम तो आप यही कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं सोल्व करके घटाने की जरूरत ही नहीं है, उसका 2 का भाग दे देंगे। अभी तो आधे हो गए वो, नहीं समझ में आई बात, कैलकुलेशन तो अभी भी उतनी हुई है बेटा, काउंट तो अपने उतने ही हुए हैं, लेकिन अपने कैलकुलेशन आसान हो गई। अभी काउंट तो यही हुए हैं अपने को, काउंट यही करने, यही अभी हुए हैं काउंट, क्योंकि मैंने तो 2 का भाग दे दिया ना उधर, तो बच्चे क्या इधर बोलो, जो आपने पूछे वही बच्चे हैं नहीं। अरे 2 का भाग दे दो उधर, तो ये यही तो बचा है, और यही तो मान निकालना है आपको। लेकिन आप क्या कर रहे थे इसमें कि सर 10C0 से लेके ये सोल्व करेंगे और फिर घटाएंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन बच गई ना अब आपकी, जरूरत नहीं है आप 2 का भाग दे दो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ तो। हाँ हाँ लिख ले बेटा, ये लिख तू, लिख जल्दी से, वो बाद में लिखवा देंगे जो मैं बोल रहा था। यदि किसी समुच्चय में 11 अवयव हैं तो उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें जिनमें अवयवों की संख्या 5 से ज्यादा है, लिख लो। और अब ये क्वेश्चन आ सकता है n बराबर 100 के लिए 50 से ज्यादा के कितने अवयव होंगे, n बराबर 101 के लिए 50 से ज्यादा कितने अवयव होंगे, ये घर पे काउंट कर लेना हाँ रिंकू समझ में आ रहा है बेटा, लिख लो तो क्वेश्चन है, जो मन में सोच रहे हो वो क्वेश्चन लिख लो, एग्जामिनर भी तो सोच सकता है? सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, लेकिन ये आसान हो जाएगा, कुल मिला के बात ये है। हाँ वो तो तेरी मर्जी है, किससे भी ज्यादा रख ले, लेकिन कोई पैटर्न देगा वो ऐसे कुछ भी उठा के नहीं देगा। अगर आप में कैलकुलेशन करने की हिम्मत है तो आप कुछ भी लिख लो, भले यहाँ 5 क्यों लिख रहे हो, 3 लिख लो, 2 लिख लो लेकिन एग्जाम में वही पूछता है, वो उसमें कैलकुलेशन कम होती है। भी आपसे कहे 2 से ज्यादा रखने वाले बताओ, तो फिर तो कैलकुलेशन बहुत ही कम हो गई आपके, आपको NC0 मतलब tan-C0 और tan-C1 दो ही तो सोल्व करने हैं, एक tan-C2, तो ये सोल्व करके उसमें से घटा दो, वो तो आसान हो रहा है ना उल्टी का। नहीं समझ में आ रही बात, भाई आपसे कहे 2 से ज्यादा अवयव रखने वाले उपसमुच्चय की संख्या बताओ, तो बढ़िया बात है, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो 3 ही पद सोल्व करने हैं उसमें। तो बोले सर इससे ज्यादा ये पूछ रहे हो आप उधर वाले, तो फिर तो ये 3 मान सोल्व करके घटा लो उसमें से, ये तो और भी आसान है। तो ये तो टफ बताया मैंने जो बताया, ताकि अगर आधे पूछे, आधे से ज्यादा पूछे, और ये मैं इन जनरल भी लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी समुच्चय में 2n अवयव हैं
तो n से ज्यादा अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या, लेकिन उतना पूछेगा नहीं आपसे, वो लेंदी हो जाता है वो। क्वेश्चन लिख लिया क्या, पहले बताओ क्या लिखा। यदि किसी समुच्चय में 11 अवयव हैं तो उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। जिनमें अवयवों की संख्या 5 से ज्यादा है। कितनी आएगी, 2 की पावर, क्या बात करते हैं। अच्छा 11 है क्या, हाँ फिर ठीक है, एक घट जाएगा, मतलब कम बात है ये। ये तो उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें आधे आधे हो गए, वहां एक बच गया था, यहाँ एक भी नहीं बचेगा। नहीं पार पड़ी, दोनों बच गए। तुम्हारे तो दोनों ही बचेंगे, तो इधर ध्यान दो। दोनों कहाँ बचेंगे बेटा, इसमें तो आधे हो जाएंगे, जितने इधर है उतने उधर है। दिमाग ज्यादा लगा दिया तुम, देख इधर 11C0, 11C1, 11C2, 11C3, 11C4, 11C11 तक जाएगा ना अभी, और ये बराबर 2 की पावर 11 है। अब तेरे को किसका मान निकालना है बता। मतलब कहाँ से, मतलब तू यहां से लगाना चाह रहा है सर आगे, ये सही बात है, लेकिन मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि 11C6 है, वो 11C5 के बराबर नहीं है क्या। तो जितने इधर है उतने उधर नहीं है क्या, तो बच्चा क्या तेरे, ये बता पहले तो दुगने हो गए ना ये, तो दुगने में मतलब 2 का भाग दे दे। अरे जितने यहां से लेके यहां तक हैं उतने ही इधर हैं, इसमें तो आधे आधे हो गए, वहां तो आधे नहीं हुए थे, एक बच गया था बीच में, तो ये तो और भी आसान है। तो एग्जाम में आए तो मेरे हिसाब से ये पूछा जाए, इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 10। समझ गए ना, दुगुने हैं, आधे आधे हो जाएंगे, लेकिन जब n इवन होगा ना, उसमें आधे आधे नहीं होंगे, उसमें एक बच जाएगा। और वो जो बच जाएगा वो परेशान तो करेगा थोड़ा। हाँ चलो एक और लिखो फिर क्वेश्चन, ये कर लोगे, उतार लो। 11C6 से लेके हमें निकालने हैं सर 11C11 तक, तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 11/2, मतलब 2 की पावर 10। तो ये तो और भी आसान हो गया। अब जो आप लोग कह रहे थे वो लिख लो, उसमें तो वो तो आसान ही है। मान लो मैं कह दूं किसी समुच्चय में मान लो 6 अवयव है, तो आप उसमें बताओ 2 से ज्यादा अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, तो कर लोगे वो तो। 2 से ज्यादा रखने वाले मतलब क्या है, मतलब जो 6C0 और 6C1 और 6C2, ये घटा दो बस। नहीं क्या, नहीं समझ में आया, लिख ले क्वेश्चन, लिख ले क्वेश्चन लिख। यदि किसी समुच्चय में 6 अवयव हैं, लेकिन उनमें तो कोई लॉजिक नहीं है। किसी समुच्चय में 6 अवयव हैं तो उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। लैंग्वेज ये लिख लेना, यदि किसी समुच्चय में 6 अवयव हैं तो उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें जिनमें अवयवों की संख्या 2 से ज्यादा है। जिनमें अवयवों की संख्या 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 एलिमेंट रखने वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो ये तो कर लोगे। इसका मतलब इसमें क्या पूछना चाह रहा है आपसे, समझ में आएगा ये क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं बताओ।
भैया तो ये लिखोगे आप 6C0 है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ 2 की पावर 6 हो जाएगा नहीं ये। तो आपको ये पूछा है तो ये 3 घटा दो, तो इनमें तो मतलब ये तो आसान ही है ना, इसमें दिक्कत कहाँ है? इसमें आप अपना कहाँ दिमाग लगाओगे? ये 3 घटा दो उधर। हाँ, इसमें आधे उधे नहीं होंगे कुछ भी, आधे करने की बजाय घटाई दो, वो ज़्यादा ठीक है। समझ गए क्या? अरे ये जो पूछा है इसको x मान लो, तो कितना आ गया? 6C0 का मान 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, प्लस 6C1 का मान कितना होगा? 6, तो ये 6 हो जाएगा। 6C2 का मान कितना होगा? 4 फैक्टोरियल मतलब हो गया 30, मतलब 2 15 हो गया, तो ये 15। और ये पूछा है अपन को, तो इसको x मान लो, बराबर 2 की पावर 6, मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 हो गया क्या? 64 हो गया, तो ये 64 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 15 6 कितना? 21 22, तो x बराबर हो जाएगा 64 माइनस 22, तो कितना आ जाएंगे बताओ? ये 42 आ जाएंगे। तो ऐसे कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 42 बनेंगे, जिनमें अवयवों की संख्या क्या है? 2 से ज्यादा है। तो अब कॉम्बो बनाने का फायदा कहाँ है? तो कैसे आएगा बता? अच्छा, हाँ हाँ। तो बेनिफिट क्या है? तो ये कैलकुलेशन आसान है ना, वो क्यों करना है अपन को? वहां तो आप कैलकुलेशन करके देखो ना, पता चल जाएगा। भाई ये आपको सोल्व करना ज्यादा आसान है तो ये कर लो ना, कहाँ दिक्कत है? वो तो एक ही बात है, मतलब बात एक ही है, अगर जहाँ आधा करने में फायदा है वहां आधा कर लो, नहीं फायदा है वहां पे ये कर लो, एक ही बात है वो तो यहाँ 6C3 का मान तो निकालना ही पड़ेगा, और फिर 2 का भाग देना पड़ेगा, तो देख ले ये मान आएगा, चेक कर तो। और बराबर है क्या पूरे? आधे आधे हो गए क्या? आधे आधे हो गए? बचा हुआ है ना? हाँ उसको घटाओ। एनसीआर ये बड़ा लगाओ फॉर्मूला, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। हाँ, आया कि नहीं बेटा? क्या कन्फ्यूजन है? हाँ। ये कैलकुलेशन तो सही कर लेना भाई, इसमें गड़बड़ नहीं हो गई। चलो एक क्वेश्चन और लिख के दिखाओ मेरे को।
क्या हो गया? जो तुम कर रहे हो उससे नहीं होगा बेटा। ये आधे कहाँ हो रहे हैं? तुम फालतू में हवा में तीन मार रहे हो। तो आधे हो ही नहीं रहे हैं, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। कहाँ आधे हो रहे हैं बता देखे। बताओ कैसे आधे हो रहे हैं, बताओ बता कैसे आधे हो रहे हैं, बता। मैं लिखता हूँ, ले लिखवा, बोल। हाँ, तो तू टू ब्रैकेट में लिख रहा है, तू 6C3 को छोड़ रहा है, क्यों? उधर क्यों चल जाएगा? तो काउंट करना है अपन को। उधर क्यों चला जाएगा? ये काउंट नहीं करना है। इसको उधर क्यों भेज रहा है? तो काउंट करना है बेटा, है? तो ये कैसे घटेगा? ये तो काउंट करना है अपन को। वहां तो वो जितने इधर थे उतने इधर बन रहे थे, इसलिए अपन काउंट कर लिया। जबकि आप कह रहे हो सर 6C3 को उधर भेज दो, क्यों? ये तो काउंट करना है आपको, नहीं करना है क्या बताओ? अब आपने अपनी मर्जी से 6C4 से काउंट कर दिए, क्यों भाई? हाँ, जब आधे आधे हो जाए या फिर ऐसा बच जाए जो काउंट नहीं करना है, वो घटा दो। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि आधे करने में तो लगे हो, लेकिन इसको घटा रहे हो। तो ये तो जुड़ रहा है ना, घटाना क्यों है? ये तो काउंट करना है आपको, नहीं? इसलिए मैंने आपको पहले ही दिमाग लगाने के लिए मना कर दिया ना, ये लिख लो आप लोग। वो तब होता है जब आप आधे आधे, मतलब जितने काउंट करने हैं वो तो डबल काउंट हो जाए, और बाकी जो बचे उसको आप घटा दो। लेकिन अब एक ही मेथड हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा ना। और करना क्यों है ये? इसमें तकलीफ क्या है मेरी, ये बता पहले तुम। ये ज्यादा टफ है क्या? तो फिर तो अपन को तो उस चक्कर में क्यों पढ़ना है, मेरे को तो ये बताओ। मैंने आपको फिर कह रहा हूं, एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका हो जरूरी नहीं है। आप हमेशा वो तरीका ढूंढो जो आसान हो। बात समझ में आई? तो वो जो आप मेथड लगा रहे हो यहां नहीं अप्लाई होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने आधे आधे इनको कर दिए, लेकिन बेटा इसको भी आप हटा रहे हो। क्यों हटा रहे हो? नहीं हटाना है इसको। हाँ, आई बात समझ में? तो उससे आप इसका नहीं सोल्व कर पाओगे। रीजन ये रहेगा कि आपके पास 6C4 6C5 6C6 है, ये तो दुगुने काउंट हो जाएंगे और ये एक बच जाएगा। तो अब आप सोल्व कैसे करोगे बताओ आप? हाँ, सोल्व ऐसे कर सकते हो कि 6C, अगर आपको ज्यादा ही वो रखा है कि नहीं सर मैं तो ऐसे ही करूं, तो आप एक काम कर लो, इधर 6C3 ऐड कर दो और उधर भी ऐड कर दो, और फिर 2 का भाग दे दो, तब आंसर यही आएगा। करके देख लो। 2 की पावर 6 में आप ऐड कर दो 6C3 और 2 का भाग दे दो, ये लो। अब सोल्व कर लो, 42 आएगा ये। कर लो, आएगा कि नहीं आएगा चेक कर लो। हाँ तो बस, लेकिन जो आप बना रहे हो उससे वो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने इनको तो डबल कर दिया आगे वालों को। तो ये सिंगल थोड़ा रहेगा, तो फिर वो काउंट तो हुए नहीं जो आप काउंट करना चाह रहे हो। इसका मतलब या तो फिर 6C3 को आप ऐड कर दो दोनों साइड, तो फिर उसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो वो बचेंगे कौन से जो आप काउंट करना चाहते हो। लेकिन फिर वो हो जाएगा 64 प्लस 6C3, फिर 2 का भाग दे दो, ये भी एक ही बात है। लेकिन इतना दिमाग लगाने की बजाय मैंने आपको यही बता दिया कि इन 3 मान को सोल्व करने में 2 सेकंड लगेंगे, और कब के कर दिए अपन ने। 11 12 आसान तभी होता है जब अपन ये प्रयास करें कि किस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, ना कि अपन एक ही एक मेथड के चिपके रहेंगे मेरे तो सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएं। पॉसिबल नहीं है बेटा। और वो मेथड वहीं लगाएं जहां आधे आधे हो रहे हो, या एक पार्ट बच रहा हो बाकी आधे आधे हो जाए, वही बेनिफिट है उसका, बाकी बेनिफिट नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखो, लास्ट क्वेश्चन बस आज इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन और बताओ। लिखो, यदि क्या था, किसी समुच्चय ए में 6 अवयव हैं, किसी समुच्चय ए में 6 अवयव हैं, किसी समुच्चय ए में 6 अवयव हैं, तो उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। उन उपसमुच्चयों
की संख्या ज्ञात करें जिनमें 2 तथा 3 समाहित हों, जिनमें 2 तथा 3 समाहित हों लेकिन 5 तथा 6 समाहित न हों। जिसमें 2 तथा 3 समाहित हों लेकिन 5 तथा 6 समाहित न हों। करो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? करो। मतलब कितने उपसमुच्चय बनेंगे बताओ, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है बेटा, अपने से पूछ के नहीं आएगा मैं क्वेश्चन। मनोज को आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन? है मनोज? हाँ, क्वेश्चन समझ में ऐसे कैसे आ जाएगा? तो भाई क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर मतलब ही क्या रहा उस क्वेश्चन का? है कह रहा है क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर आपका, है? दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए, होना नहीं होना बाद की बात है, प्रयास तो करा करो। उसने क्या बोला है आप सोचो। वो कह रहा है कि ए जो आपने सेट लिया है उसमें अवयव है 6, ठीक है, 6 अवयव हैं। अब वो कह रहा है कि आप इसका कोई भी एक उपसमुच्चय बनाने जाओ तो 2 और 3 तो आपको रखना ही रखना है, इसमें आपके पास चारा नहीं है, तो ये तो फिक्स हो गया। और वो कह रहा है ये लेना नहीं है, तो मतलब ये है ही नहीं अपने तरफ से। तो अब इसका मतलब है सीधी सी बात है कि सर 1 और 4 ही बचा,
बचा तो 1 और 4 ही ना। इसका मतलब सर एक तो ये बन सकता है जिसमें इन 1 और 4 में से कोई नहीं आए, बन सकता है। फिर बन सकता है सर यहाँ पे कि ऐसे बना लो कि 2 और 3 तो आ रहे हैं, ये तो फिक्स है, 1 आ जाए। भाई 2 और 3 तो फिक्स हो गए ना, और इसके साथ 1 आ सकता है, तो एक ये बन जाएगा। एक सर बन जाएगा इसके पास 2 और 3 आ जाए, और सर 4 आ जाए, ये बन सकता है नहीं क्या? और कौन सा बनेगा? तुम दो ही बार दो 16 कहाँ से बना लिए वो तो बताओ मेरे को। है जब दोनों आ जाए, है ये रहा ना 2 3 2, नहीं तो 16 कहाँ से बना लिए वो तो बताओ मेरे को। कितना आसान क्वेश्चन दिया, पता नहीं कुछ भी दे देते हो, घूम जाते हो यार, है कुछ भी मतलब। है फिर वही बात है, मैं कह रहा हूं 2 और 3 तो आने ही चाहिए, तो 5 कैसे आ जाएगा? कंडीशन तो क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ो, अपना दिमाग अपने तरफ से, यही तो एग्जाम में करते हो। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हो, फिर अपने अपने तरीके से क्वेश्चन को सेट कर लेते हो। बोलो शायद इसने ऐसा पूछा होगा, शायद इसने ऐसा दिया होगा, तो जो दिया है वही बोलो ना। मैंने क्या करा है इसमें? मैंने भी कुछ नहीं किया है कि भाई 2 और 3 तो रखना ही है, उसने कहा है, और वो कह रहा है 5 और 6 काम में नहीं लेना है, मतलब इसका मतलब 1 और 4 को सेट करना है इसमें। सेट किसको करना है? 1 और 4 को नहीं। तो 1 और 4 को सेट किया सर, इसमें ऐसा हो सकता है कि इनमें से दोनों में से कोई नहीं आए, बिल्कुल हो सकता है, वो भी उपसमुच्चय बन जाएगा। वो ऐसा उपसमुच्चय जिसमें 2 3 तो आ रहा है लेकिन 5 और 6 नहीं आ रहा है। सर यहाँ 1 रख दो तो भी बन जाएगा, यहाँ 4 रख दो तो भी बन जाएगा, 1 बन जाएगा सर, आप 2 और 3 रख दो और साथ में 1 और 4 रख दो, ये भी बन जाएगा। और बोलो कौन सा बना सकते हो? मेरे को भी बना के दे दो भाई। समझ में आएगी बात है? और इसमें 7 एलिमेंट होते तो क्वेश्चन चेंज कर लो, ये लो, बाकी सेम है। हाँ, और 2 और 3 लेना है। क्वेश्चन तो बाद में चेंज कर लेना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब 6 की जगह 7 अव्यय में है, और 2 और 3 तो लेने हैं, और 5 और 6 नहीं लेने हैं, बताओ। हाँ जितने खाएगा मेरे से अच्छी चाहिए। तुक्का मारने बैठेगा यहाँ? हाँ दिनेश बता। एक्टिव तो इतना हो रहा है, तू ही बताएगा पहले। अरे एक बार और दिमाग लगाओ, एक और भूल गए। देखो देखिए 8 नहीं आ रहे क्या? 8 होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं तो तुम ये कैलकुलेशन करी क्यों रहे हो? इधर ध्यान दो, मैं कह रहा हूं पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो चलो अपन ने 2 थे बना के देख लिए, लेकिन अब अपन को ये पता है कि सर 2 3 फिक्स रखो आप, मतलब 2 3 फिक्स कर दो भाई, ये लो। अब आपके पास चॉइस क्या है कि सर अपने पास 1 4 7 बच गए, इन तीनों को सेट करना है। तो सुंदरता ये है कि सर 3C0 यानी इनमें से कोई नहीं आए वो रख लो, सर 3C1 जिसमें से एक एक आए वो रख लो, फिर सर 3C2 जिसमें 2 2 आए वो रख लो, फिर सर तीनों ही आ जाए 3C3, ये करो ना काउंट। भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन यही हो गया कि इनके सब उपसमुच्चय बना लो बस। दिमाग लगाओ, तुम बना बना के क्यों देख रहे हो बार बार में? वो तो इसलिए देख लिया था यहाँ 2 ही थे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2C0, फिर 2C1 2C2, ये नहीं आएगा? देखो देखें। समझ में आएगी बात? अरे यहाँ भी तो यही आया था, 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 का मान 4 होता है, चेक कर लो। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप दिमाग लगाओ कि सर इसने 2 3 को फिक्स कर दिया, बात समझ में आ गई, और फिर 5 और 6 को लेना ही नहीं है, इसका मतलब इसके उपसमुच्चय बना लो ना। मतलब पूछा गया आपसे इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? ये बनेंगे साहब 2 3 सब में डाल दो।
ये बनेंगे टोटल, इनमें सब में 2 3 रख दो, वो आगे जो आपने पूछे हैं। समझ गए ना बात को? तो इसमें आ जाएंगे 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, कितने आएंगे? 8 आएंगे, क्योंकि 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 8। अभी भी नहीं आया पल्ले बड़ा है? है? अरे अभी तो मैं इस दुनिया का, इस संसार का सबसे आसान टॉपिक पढ़ा रहा हूं। क्यों मनोज? भाई सेट तो सबको ही आता है। गहराई से तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन आजकल गहराई से आते हैं। करें क्या? तो लिख लो, 7 वाला लिख लो, फिर घर पे 8 वाला बना लेना। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ये आएगा और ये नहीं आएगा, बताओ कितने बनेंगे? क्वेश्चन तो कुछ भी बना लो, लेकिन बनाओ ऐसे जो तुम सोल्व कर पाओ। क्योंकि इसमें आपके साथ में है ना, थोड़ी थोड़ी बाइनोमियल भी कवर हो रही है, तुम्हें पता चल रहा हो तो वहां तुम्हें बहुत मजा आएगा फिर पढ़ने में। क्या है कि यहाँ ये चीजें पढ़ा देते हैं ना, तो बाइनोमियल आसान हो जाती है, वरना आधे बच्चों को बाइनोमियल समझ में ही नहीं आती है। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं उसको। लेकिन ये पढ़ लो अच्छे से, बाद में वहां दिक्कत नहीं आएगी, देखना। तो ठीक है ना, आसान आसान करके क्या कर लोगे? वो तो तुम्हें वैसे ही आते हैं, मेरे क्या जरूरत है फिर? क्वेश्चन अच्छे रखेंगे अपन। बाकी अब मैंने जो बाकी चीजें पढ़ाई वो तुम्हारी पढ़ी भी नहीं है, कि समुच्चय किसे कहते हैं, उप समुच्चय किसे कहते हैं। आज पहली बार थोड़ी पढ़ा है कोई। उचित कौन सा होता है, अनुचित कौन सा होता है, सुपर सेट किसे कहते हैं, ये वही चीजें हैं जो हमेशा से वही हैं। ठीक है? क्या हुआ, कहाँ लड़ाई हो रही, नहीं पार पड़ी? कौन सा वाला हो गया ना? हाँ फिर ठीक। चलो आज इतना ही करेंगे। अच्छा वो क्वेश्चन रह गए तुम्हारे यार, क्या लिखना है क्या? ये क्वेश्चन लिख लेना जो 7 वाला है, उसमें 6 की जगह 7 कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है। तो कल अपन लिखेंगे इसमें इक्वल सेट कौन से होते हैं और इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, यानी समान समुच्चय और एक तुल्य समुच्चय। तो वो क्वेश्चन कर लेना भाई, कल बताएंगे फिर और तो क्या करना है। वो तो 11 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, कल मेरे को आते याद दिला देना। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देते हैं। और कौन सा दे दिया?